हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवा सर आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 7 लेकर के आए हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण। तो पर्यावरणीय प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देर ना करेंगे। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। करा है कि आज संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों में विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। तीव्र नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि पर्यावरण के अजैविक घटकों जैसे वायु, जल और मृदा के भौतिक, आगे देखिए, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या पड़ता हो, उसे प्रदूषण कहलाता है या प्रदूषण कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण की बात करेंगे तो हमारे समाज में भी कोविड-19 जो विश्व स्तर पर फैली है, महामारी बनकर उभरी है, तो ये हम लोग का पॉल्यूशन के कारण ही हो रहा है। तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वृक्ष की कटाई कर रहे हैं और बहुत अनेकों प्रकार की पॉल्यूशन है। हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, थोड़ा सा भी आगे देखिएगा, बहुत सारा बाकी है इसमें, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए पॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं हम लोग, तो ये क्लास चलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक संतुलन की परिस्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जैविक अथवा जैविक या ऊर्जा, उसमें ध्वनि, रेडियो एक्टिविटी के किसी भी स्वरूप को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जाता है। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपका पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहला है प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा है मानव जनित प्रदूषक। तो देखिए प्राकृतिक अपनी साइबरनेटिक्स या होम्योस्टेटिक क्षमता के कारण प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न परिवर्तन को आत्मसात कर लेती है, परंतु मानव जनित पर्यावरण के कारण पर्यावरण में होने वाला प्रदूषक अपनी तीव्रता के कारण सामान्य अनुक्रमणीय होता है। तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम इससे पहले थोड़ा सा आगे आप लोग को दिखाते हैं, चलते हैं और पढ़ेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा इधर हम लोग ध्यान देते हैं, उसके बाद आएंगे, यहीं पर आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है बंद सेल्फिश बेड है, ब्रंड समुदाय तट है। और आपका आगे देखिएगा, इसमें मिलेगा आप लोग को, मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि भारत में 1947 ईस्वी में लगभग 6 मिलियन टन, देखिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, जूम करके आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिएगा इसको हम जूम करते हैं, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि भारत में 1947 की बात कर रहे हैं थोड़ा। तो चलिए देखिएगा, भारत में 1947 में लगभग 6 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है, देखिए 68 मिलियन टन हो गया है। तो इससे क्या होगा, अब प्रतिशत में लगभग ठोस अपशिष्ट को नगरपालिका द्वारा इकट्ठा किया जाता है। भारतीय शहरों में इसके परिवहन, लैंडफिल व देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा निस्तारण करके क्या करते हैं, निस्तारण की समस्या मौजूद है। औद्योगिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में हानिकारक विषैले उत्पाद उत्पन्न होते हैं। भारत में लगभग कितना, तो देखिए यहाँ पर 7 मिलियन खतरनाक अपशिष्ट प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होता है। प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होता है। बहुत से खनिज पदार्थ, रसायन, पेपर, पेस्टिसाइड्स, रिफाइनरिंग आदि वातावरण के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इनका मानव परितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं आज देखिए, आज का समाज में हमारे बीच कोरोना महामारी एक विषैला विकराल रूप लेकर के आई है। एक ये ऐसी मतलब रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, पूरे विश्व इससे झेल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पर्यावरण के साथ, हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। इसी कारण ये सब बहुत सारे अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने ये सब अपने वचन से, अपने वाणी से बोल दिए हैं कि ऐसा ऐसा मतलब आप लोग को समय देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है,
कह रहा है कि खनन अपशिष्ट मलबे का ढेर लग जाता है, इसे अन्यत्र डंप करना पड़ता है। औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है इसे क्या है, खोई, जैसे खोई, चीनी मिल से तांबा एल्युमिनियम, उसके बाद उद्योग से तांबा उद्योग से एल्युमिनियम, रासायनिक उद्योग से निकला अपशिष्ट जो होता है ये सब क्या होता है, पेट्रोलियम उद्योग का अपशिष्ट होता है। और ये कृषि अपशिष्ट क्या होता है, कृषि उत्पाद जैसे भूसा, फसलों की जड़, तना, गोबर, चारा, ये सब क्या होता है, कृषि अपशिष्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग नगर पालिका से क्या क्या आता है। देखिए इसमें नगर पालिका से घरेलू कचरा, जो घरेलू कचरा होता है जो बहुत सारे शहर में होते हैं वो सब लोग उसमें ले जाकर डालते हैं, जैसे प्लास्टिक का सामान, अखबार, कागज़, कांच का सामान, वाहनों का इलेक्ट्रॉनिक कचरा, खाद्य पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें भी आते हैं क्या क्या आते हैं, तो जैसे विकसित देशों में कृषि जनित अपशिष्ट प्रमुख समस्या है, जबकि विकासशील देशों में इन सामग्री का अनेक रूपों में उपयोग किए जाने से इसके निस्तारण की समस्या नहीं होती है। और बहुत सारे लोग कचरे से अपने विद्युत भी बना लेते हैं। यहाँ चिकित्सा अपशिष्ट क्या होती है, तो रासायनिक व जैविक अपशिष्ट, शरीर के अंग, जानवरों के मृत शरीर, ये आते हैं। उसके बाद फिशरीज अपशिष्ट जो होती है मछली क्षेत्र का कचरा होता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और थोड़ा सा इसको हम छोटा करके आगे बढ़ते हैं, देखिएगा थोड़ा सा छोटा करेंगे। और इसमें हमारे बहुत सारे मतलब अपशिष्ट आते हैं, जैसे देखिए यहाँ रसायन का प्रयोग लोग कर रहे हैं, रसायनों का प्रयोग हो रहा है, इससे भी मतलब बहुत सारे हम लोग को प्रदूषण की समस्या झेलनी पड़ती है। और भूमिगत अपशिष्ट, देखिए यहाँ पर भूमिगत अपशिष्ट की दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए ये भूमिगत अपशिष्ट है यहाँ पर, और ये आपका भूमिगत अपशिष्ट है। इसको थोड़ा सा जूम करके हम दिखा देते हैं आप लोग को। तो देखिए ये भूमिगत अपशिष्ट होते हैं जो यहाँ पर हमारे शहरों में भी रखा जाता है। और ये कचरे वचरे से जो होता है ना ये सब, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा करके और आप लोग को ये चीज़ बता दें। देखिएगा इधर ये भूमिगत अपशिष्ट से देखिए यहाँ पर ये कितना, ये मलबा बहुत सारा वेस्ट है जो ये यहाँ एकत्रित किया गया है। और उसके बाद रेडियो एक्टिव अपशिष्ट होते हैं और मृदा अपरदन हो रहा है, देखिए यहाँ पर मृदा अपरदन हो रहा है। और उसके बाद लवणीय जल है, ये लवण इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ है। और ये सॉरी आप लोग को क्या दिखाएं, थोड़ा सा आगे देखिएगा। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं, अनेकों प्रकार के पॉल्यूशन से ये हम लोग को झेलना पड़ रहा है। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट यहाँ पर है, ये रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हो गया। और आप लोग को थोड़ा सा आगे कुछ इसके बारे में चर्चा कर दें, अम्लीय वर्षा के बारे में चर्चा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ये पौधे के जड़ है। और ये राइजो डिग्रेडेशन से इसका कार्य होता है। देखिए राइजोस्फीयर में संदूषकों का अपघटन राइजो डिग्रेडेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया पादपों अथवा सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, यीस्ट, कवक द्वारा प्रोटीन एवं एंजाइम की उत्पत्ति में होती है। इसे मुख्यतः हाइड्रोकार्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका हाइड्रोकार्बन में एक राइजो डिग्रेडेशन, ठीक है। आगे देखिएगा थोड़ा सा, इसको हम आगे देख के बता रहे हैं आप लोग को। देखिए यह है फाइटोवोलेटिलाइजेशन, यह है, देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं, इसका नमूना है, थोड़ा सा आप लोग नमूना भी देख लीजिएगा। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले इससे हम आपको लोग को अवगत करा दें, उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाष्पीकृत प्रदूषक है, देखिए यहाँ पर ये पौधे हैं, वाष्पीकृत प्रदूषक होते हैं ये। और ये प्रकाश, ये है आपका प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण है ये। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ क्या है, व्याख्या में करा है कि ये जो सी है आपका, जो रेड कलर का है सी, ये प्रदूषक है, यानी कि ये खतरा से है। और C1 जो है संदूषकों को पादपों द्वारा ग्रहण कर उन्हें हवा में वाष्प के रूप में छोड़ दिया जाता है, ये आपका C1 होता है जो ब्लू कलर का होता है। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तब आप लोग को दिखाई देगा, देखिएगा जूम कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना वाष्पीकृत जल है, ये वाष्पीकृत जल है, ये C1 जितना है ये छोड़ रहा है, ये जल ग्रहण कर रहा है यहाँ से। और यहाँ पर जल है, ये सारणी में आप लोग को दिखा रहा हूँ। और आगे देखिएगा थोड़ा सा,
ये प्रभावित मृदा है, ये मृदा मतलब मिट्टी है, ये आपका प्रभावित भूमि जल है, ये जल से भी ले रहा है, और ये उपचारित भूमि जल है, ये उपचारित मृदा है। तो इसमें दोनों में कुछ डिफरेंसिंग आता है, ठीक है। तो ये आपका फाइटोवोलेटिलाइजेशन जो है यही आपका थोड़ा सा ये दिखाया गया है इस माध्यम से। और देखिएगा जैव प्रचार के लाभ क्या होते हैं। तो जैव प्रचार के लाभ जो होते हैं, देखिए आप लोग को मैं इससे थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आप लोग को क्लियर दिखाई दे। चलिए देखिएगा यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। इस तकनीक की मदद से संदूकों के व्यापक स्वरूपों की पूर्णतया समाप्त की जा सकती है। देखिए इसकी मदद से लक्षित प्रदूषकों को समाप्त किया जा सकता है। यह तकनीक अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है और ये क्या होते हैं, तो यह पर्यावरण हितैषी तकनीक है। कैसी है, हितैषी। चलिए और देखिए जैवोपचार की कमियां, जैवोपचार की कमियां जो होती है ये क्या होती है, देखिए इसको भी थोड़ा सा हम आप लोग को अवगत करा दें। ये तकनीक केवल उन्हीं प्रदूषकों का अपघटन करने में सक्षम है जो जैव निम्नीकरणीय है। यह तकनीक अन्य उपचारों की अपेक्षा अधिक समय लेती है। इस तकनीक को व्यापक क्षेत्र में व्यवहार में लाना कठिन कार्य है, ठीक है। और ये आज के लिए देखिए इतना इसमें दिया है। और इधर थोड़ा सा आप लोग को अवगत करा देते हैं। देखिएगा इधर करा कि थोड़ा सा इधर सब कुछ देखिएगा। राइजो फिल्ट्रेशन जो होता है यह जल क्या करता है, देखिए यहाँ पर यह जल के जैव उपचार की तकनीक है जिसका प्रयोग प्राकृतिक नम भूमियों एवं ज्वार नदमुखों में संदूकों की मात्रा कम करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में पौधों की जड़ों द्वारा संदूक को ग्रहण कर जल को शुद्ध किया जाता है। आगे देखिएगा, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर है माइको रिमीडिएशन। ये क्या करता है कि कवक यानी फंगी का प्रयोग कर किया जाने वाला जैवोपचार माइक्रोमीडिएशन कहलाता है। आगे देखिएगा, आगे आप लोग को दिखा रहे हैं ऑयल जैम्पर तकनीक। ये क्या होता है कि 1996 में, देखिएगा 1996 में TERI यानी टेरी डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण किया गया जो कच्चे तेल और तैलीय पंख को अत्यधिक तीव्रता से अवक्रमित करता है। यह बैक्टीरिया संकाय 5 बैक्टीरिया को मिलकर विकसित किया गया तथा इसे ऑयल जैम्पर का नाम दिया गया। क्या दिया गया, ऑयल जंपर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऑयल जंपर का नाम दिया गया। इसमें मौजूद बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिक को अपना भोजन बनाते हैं तथा उनको हानित रहित CO2 एवं जल में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें क्या है, ये फर्न जो होता है ये आर्सेनिक को अवशोषित करता है। किसको, आर्सेनिक को। फर्न आर्सेनिक को अवशोषित करता है। और आगे देखिएगा ये क्या है, बाहमी क्या होता है, ये सीसा, मरकरी, कैडमियम एवं क्रोमियम को आर्द्रभूमि एवं दलदल से दूर करता है। क्या करता है, इसको दूर कर देता है। आगे देखिए क्या है, विले के क्या कार्य हैं। विलो का कार्य है कैडमियम, जिंक व कॉपर को अवशोषित करना। विलो का कार्य होता है कैडमियम, जिंक और कॉपर को अवशोषित करना। और देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं हाइड्रोजन। इसका हाइड्रेजिया जो है ये क्या करता है, एल्युमिनियम को मृदा से दूर करता है। एल्युमिनियम को क्या करता है, मृदा से दूर कर देता है। जैवोपचार के लाभ होते हैं ये आप लोग को मैं बता दिया हूँ, पहले ही बता दिया था। और इसको हम लोग चलते हैं इधर थोड़ा सा। अब देखिएगा औद्योगिक अपशिष्ट क्या होते हैं, तो कारखानों से निकलने वाली क्लोरीन तथा नाइट्रोजन गैस जल में मिलकर क्या करते हैं, जल में मिल करके मिट्टियों को प्रदूषण करती है तथा इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन कर देती है। कारखानों जैसे चूने के भट्टी, कोयले की खान, ये सब जो है ना इन लोगों को हानियाँ करती है, ठीक है। अब अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिएगा अम्ल वर्षा मुख्यतः वायु प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण होती है अम्ल वर्षा, तो वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा के कारण मिट्टियों में अम्लता की अधिकता हो जाती है तथा HP यानी pH पावर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाता है। मिट्टी में अम्ल की अधिक मात्रा का सांद्रण
फसलों के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? फसलों के लिए हानिकारक हो जाता है और ये फसल मतलब इसमें बहुत कम विकसित होते हैं, हानिकारक होते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, देखिए ये क्या कहाँ होता है, देखिए नॉर्वे में होता है, स्वीडन में होता है, कनाडा आदि क्षेत्रों में अम्लता में वृद्धि के कारण वनों की अत्यधिक क्षति होती है। देखिए ये जो अम्लीय वर्षा जो होती है ना, ये कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है? तो देखिए स्वीडन में, कनाडा में, नॉर्वे में, वहाँ पर ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होती है? तो वनों की वृद्धि में कमी आ जाती है, इसलिए कि ये क्या होते हैं, वन को बढ़ा देते हैं और वन हमारे बहुत पेड़ पौधे ज़्यादा विकसित नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छा से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये देखे हैं, आगे देखेंगे। देखिए ये सब थोड़ा सा देखेंगे। देखिए रेडियो एक्टिव अपशिष्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थों का संग्रह एवं निष्कासन मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। किसका कारण? तो मृदा प्रदूषण। मृदा मतलब मिट्टी होता है और मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये मृदा की ऊपरी सतह पर संग्रहित हो जाती है और वायु यानी कि गमा किरण का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किसी भी रूप में हानिकारक होता है। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का विस्तार से वर्णन इस अध्ययन में किया जा चुका है, मतलब बता दिए हैं और ये आप लोग जानेंगे भी। अब भूमिगत अपशिष्ट जो होते हैं ये कृषि रसायनों के, देखिए कृषि रसायनों के कारण मृदा की निचली परत प्रदूषित हो जाती है, जिसका प्रभाव छोटे जीव, मेढक, चूहे, मिलीपीड्स पर भी पड़ता है। भूमिगत अपशिष्ट से मृदा की गुणवत्ता लंबे समय तक खराब हो जाती है और वहाँ पर उपजाऊ कम हो जाता है। और ये नहीं कि मिट्टी में उपजाऊ, ये देखिए ये किनको प्रभावित करता है? तो छोटे जीव को भी प्रभावित करता है, मेढक को भी, चूहा को भी, मिलीपोड्स को भी ये प्रभावित करता है, ये मृदा प्रदूषण। और मृदा प्रदूषण की बात करेंगे तो ये मानव जगत के लिए बहुत ही हानिकारक है और इससे भी बहुत सारे मतलब दिक्कत आती है। बात करेंगे रसायनों का प्रयोग, तो रसायनों का प्रयोग हम लोग जो कर रहे हैं इससे भी हमें बहुत सारे मतलब हम लोग को क्षति हो रही है और इसमें आप लोग का लमसम हो ही गया है। अब देखिएगा ठोस अपशिष्ट का प्रभाव जो होता है, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके आप लोग को दिखा दें। तो देखिएगा जो ठोस अपशिष्ट का प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। और मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिएगा ठोस अपशिष्ट का मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठोस अपशिष्ट का प्रभाव मानव पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है। देखिए दोनों रूप से हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। आगे देखिएगा कैसे कैसे होता है। देखिए हवा के साथ रासायनिक जहर शरीर में पहुंच जाता है और ये जहर क्या करता है? ये आपको बहुत बीमारियों से हानि पहुंचाता है। जल में ठोस अपशिष्ट पानी के बहाव को रोकता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। जन्म के समय बच्चों के वजन की कमी, कैंसर, ये सब इसके कारण हो जाते हैं। ये सब बहुत सारी बीमारियां, अनेकों प्रकार की बीमारियां इससे झेलनी पड़ती है। और आगे देखिए, ये देखिए भारत में ठोस अपशिष्ट जो है ये आपको थोड़ा सा इसका नमूना दिखा रहे हैं। देखिएगा ये गैस इसमें है कितना, 1 है, रैंक्स 4% है और इंटरेस्ट इसमें इनर्स्ट आपका 25% है। अदर्स जो पदार्थ हैं वो आपका 4% है। प्लास्टिक जो है 9% है। मेटल जो होता है, मेटल्स 1% होता है। पेपर इसमें है 8% है आपका। ये सब इसमें इतना परसेंट की मात्रा है। और बायोडिग्रेडेबल इसका 48% का मात्रा इसमें रहता है। और इसमें आप लोग को थोड़ा सा इधर हम बता दें, इसमें हम लोग पढ़े थे कि इसमें भी बहुत सारा 1947 के अकॉर्डिंग इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और ये देखिए प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होता है औसतन रूप में 500 मिलीग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है। भारतीय शहर के उत्पन्न कचरे जो है, ये देखिए कचरे में कार्बन तथा जैविक पदार्थ, कंपोस्ट बनाने योग्य पदार्थ, राख तथा धूल, पत्थर, कोयला, भूसा, सब्जी, कागज, कपड़े, डिब्बे, प्लास्टिक आदि जो है ये आपका हो रहा है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इसमें दिखा दे आप लोग को। इतना हम लोग का ये क्लियर हो गया है और इधर छूटा हुआ है थोड़ा सा, तो ये बता दे आप लोग को, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहा है ना कि सागरीय प्रदूषण के प्रभाव जो है ये आप लोग को दिखा देते हैं। विषाक्त अपशिष्टों का सागरीय जीवों का प्रभाव जो होता है ये क्या होता है? तेल अलावा तेल, सिराव, जलीय जीवों के गिल्स एवं उस पर प्रभाव पड़ता है। और देखिए यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिएगा यहाँ जो है ना ये उद्योग है। देखिए उद्योग में क्या है? चिमनियाँ, आर्टिसनाइट
नाइट्रोजन ऑक्साइड रासायनिक एवं भारी धातुओं का खाड़ी एवं एस्चुअरी में बहना, यह है आपका खाड़ी में बह जाना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर शहर से क्या है, तो विषैले धातु एवं तेल तथा प्रदूषित जल अपशिष्ट नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर शहरी फैलाव जो है, ये देखिए शहरी फैलाव में क्या है, तो ये है आपका शहरी फैलाव में है सीयर एवं सेप्टिक टैंक से जीवाणु एवं विषाणु का संचयन सेल्फिश में हो जाता है। उर्वरकों का प्रवाह, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। और निर्माण क्षेत्र जो होता है, इसमें क्या होता है कि पानी में छोड़ा हुआ अवसाद पौधे एवं मछलियों की वृद्धि को रोकता है। ये क्या करता है, ये मछलियों की वृद्धि में भी हानि पहुंचाता है, ये उन लोगों को मतलब दिक्कत करता है। और देखिए यहाँ पर ये क्या कहे, कृषि, तो कृषि में क्या होता है, तो कृषि में क्या होता है ना, तो ये करता है क्या कि खाद्य उर्वरक व कीटनाशी का अप्रवाह विषैले प्रभाव उत्पन्न करता है तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि करता है, ये उसमें वृद्धि कर देता है। और ये रेड टाइड क्या होता है, तो नाइट्रोजन का, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोग को बड़ा करके दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा एगली की तीव्र वृद्धि करती है तथा मछली व समुद्री जीवों के लिए विष के रूप में कार्य करती है। और इधर देख लीजिएगा, इधर क्या है, ये स्वास्थ्य जोन होता है, ये क्या है, तो ये देखिएगा, ये कह रहा है कि साफ ऑक्सीजन युक्त जल प्लैंकटन तथा समुद्री घास में वृद्धि करता है तथा मछलियों की बढ़ोतरी में सहायक है। और आगे देखिएगा, इसमें यह है ऑक्सीजन डिप्लेटेड जोन, इसमें क्या होता है, अवसाद एवं एगली की अत्यधिक वृद्धि सूर्य के प्रकाश को रोकती है तथा उपयोगी समुद्री घास को खत्म करती है। समुद्र पाइतंत्र नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इधर देखिएगा, इधर करा विषैले अवसाद क्या होता है, तो रासायनिक एवं विषैले धातु मछली एवं उनके अंडाणु में संचित हो जाते हैं तथा उन्हें मार देते हैं, ये सब इसकी हानियाँ होती हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये सब मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब प्रदूषण का फैलाव ज़्यादा करता है। और फिर भी लोग को ध्यान नहीं है, बहुत सारे लोग वृक्ष को काट देते हैं। तो देखिए ये प्रदूषण सागरीय जीवों को शरीर में जमा हो जाते हैं, इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला के प्रवेश कर जाती है, जिससे कारण इन जीवों में सेवन में मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोग मछली उछली खाते हैं तो वो भी आप लोग के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और देखिए ऑक्सीजन की मात्रा का घटना, देखिए ऑक्सीजन किसी को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। और ये कोरोना वायरस जो है ऑक्सीजन की पूर्ति को ही हानि पहुंचा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समुद्री प्रदूषकों में अपघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रदूषकों के कारण सागरीय जल में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सागरीय जीवों की संख्या में कमी आ जाती है। तो मान लीजिए कि आप दूसरे को मारेंगे, हनन मतलब आप पीड़ा देंगे तो आपको भी पीड़ा सहना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जीव हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ये समझा देंगे, कुछ विशेष औद्योगिक एवं कृषि कार्य के प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक एवं उर्वरक सागरीय जल में पहुंचकर सागरीय जीवों की वसा ऊतकों में संग्रहित होकर उनकी जनन क्षमता पर नकारात्मक असर डालते हैं। इससे उनकी संख्या में तीव्रता से कमी आ जाती है। तो मान लीजिए कि ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए कि दूसरे को भी हानि पहुँचे, जिससे आपको भी हानि पहुँचेगी, एकदम फिक्स है कि पहुँचेगी। देखिए प्रवाल के जीवन चक्र पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो तेल के सिराव के कारण सागरीय जीव, देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि तेल के सिराव के कारण सागरीय जीव प्रबल के छिद्र बंद हो जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रवाल भीति जैव विविधता से संपन्न होता है, अतः प्रवाल की मृत्यु से वहाँ की जैव विविधता नष्ट होने लगती है। तो ऐसा ये ना करे कि वो भी नष्ट हो जाए, तो आप लोग को भी नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए कि प्राकृतिक से आप लोग छेड़छाड़ करेंगे तो एक दिन आपको भी भुगतना पड़ेगा उसका। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ भी कह दिया है, देखिएगा आप लोग कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देखिएगा यहाँ कह रहा है कि वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप अम्ल वर्षा होती है, और यह अम्ल वर्षा समुद्र में हो रही समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सागरीय जल का तापमान में बढ़ रहा है, जिससे सागरीय जल की जैव विविधता हासिल हो रही है।
तो ऐसा ना करें जिससे आप लोग को हानि हो और हमारे जीव को भी हानि हो। आज के लिए बस इतना ही। इसमें और सारे बहुत सारे है, मतलब ये सब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा बनाए हुआ है कलम्स, तो मैं आप लोग को उतना अच्छा से आज नहीं बता पाऊँगा, इसलिए कि बहुत सारा इसमें है चैप्टर, और ये चैप्टर में मेन चीज़ मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दिया हूँ। तो इतना ही आज के लिए बस, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये जिक्र कर देते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं ये प्राकृतिक में अपने मूल रूप से रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल्स कर दें। जो प्राथमिक प्रदूषण होते हैं ये प्राकृतिक में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे DDT, प्लास्टिक, CO2 ये सब होते हैं। द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं, तो ये प्राथमिक प्रदूषकों की अंतर क्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे एसिटिक नाइट्रेट, और उसके बाद ये है आपका का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन की अंतरक्रिया से होता है। इसके अलावा ओजोन, अमोनिया आदि इसी वर्ग में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। और निम्न स्तरीकरण प्रकृति के आधार पर प्रदूषक को दो भागों में बांटा गया है। एक जैव निम्नकरणीय प्रदूषक होता है, तो जैव निम्न इसके अंतर्गत घरेलू कचरा, मल मूत्र, सीवेज आदि अपशिष्ट पदार्थ आते हैं जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। आगे देखिएगा इसमें क्या है, जैविक अनिम्नकरणीय ये प्रदूषक क्या होते हैं, तो ये प्रदूषक सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। प्लास्टिक, भारी धातु, रेडियो सक्रियता तत्व, सीसा, DDT आदि पदार्थ इन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषक लंबे समय तक ये प्रदूषक चलते हैं, प्रकृति में बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखलाओं में गुजरे हुए संचित हो जाते हैं, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने